हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, जहां पे हमने अपनी क्लास रोकी थी उत्तराखंड इतिहास की, उसकी आगे की जर्नी हम शुरू करते हैं। हमने जो क्लास रोकी थी वो रोकी थी आपकी गरुड़ ज्ञानचंद पर। ठीक है जी। हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, आखिर ये हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतिहासकारों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है और ये इस वंश का जो है सबसे योग्य शासक रहा है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसका जो शासन काल रहा आपका वो 1474 से 1419 तक रहा। किसी किसी किताब में आपका ये मिलता है और किसी किसी किताब में मिलता है कि 1475 से लेकर 1420 तक इसका शासनकाल रहा था। ठीक है जी। ये चंद वंश का 29वां शासक था। ठीक है जी। कितनवां शासक था ये? चंद वंश का 29वां शासक इसे माना जाता है। ठीक है जी। और आप देख रहे होंगे कि इसके नाम के सामने गरुड़ लगा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? तो मैं आपको बताऊं, ये भगवान विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु जो होते हैं, ये उनका उपासक था। और इसका राजकीय चिन्ह भी जो था आपका, मैं बताऊं आपको, इसका राजकीय चिन्ह भी जो है वो गरुड़ ही था। राजकीय चिन्ह भी इसका क्या था? गरुड़ ही था। ठीक है जी। राजकीय चिन्ह इसका क्या था? गरुड़ ही था। और ये भगवान विष्णु का उपासक था, भगवान विष्णु को ये मानता था। ठीक है जी। और चंद वंश का ये एकमात्र ऐसा राजा है जिसने 45 साल शासन किया। सबसे लंबा शासन करने वाला राजा चंद वंश का एकमात्र था गरुड़ ज्ञानचंद। सबसे लंबा शासन कितने 45 ईयर इसने जो है शासन किया था। ठीक है जी। इसका एक सेनापति था, नीलू कठायत। ठीक है जी। इसके बारे में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसके एक दूसरे सिपाही ने क्या किया था, नीलू कठायत के दोनों पुत्रों की आंखें निकलवा दी थी, उन्हें अंधा कर दिया था। ठीक है जी। और नीलू कठायत की जो उपाधि है, इसे उपाधि दी गई थी कुम्या खिल्लत। कुम्या खिल्लत की उपाधि इसे दी गई थी। आप सोच रहे होंगे कि कुम्या खिल्लत क्या होता है। ये एक तरह की राजघराने की एक पोशाक होती थी जो किसी खास आदमी को ही दी जाती थी राजा के द्वारा। तो इसे जो उपाधि दी गई थी, कुम्या खिल्लत की उपाधि से दी गई थी। ठीक है जी। तो अब हम एक एक करके पॉइंट लिखेंगे, हमारे लिए जो जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप पहला पॉइंट लिखिए इसमें, नंबर 1 करके आप इसमें पहला पॉइंट लिखिए। जो हमने समझा अभी तक उसे हम नोट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए इसमें आप, इसका राजकीय चिन्ह, इसका राजकीय चिन्ह, इसका राजकीय चिन्ह क्या था आपका? जो मैंने समझा आपको, इसका राजकीय चिन्ह गरुड़ था। ठीक है जी। इसका राजकीय चिन्ह गरुड़ था। इसी में ब्रैकेट ब्रैकेट करके लिख लेना आप, इसका राजकीय चिन्ह गरुड़ था। वहां पे लिख लेना कारण की, कारण की, कारण की यह भगवान विष्णु का उपासक था। यह भगवान विष्णु का उपासक था। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट लिखे आप इसमें, इसे लिखे, इसे इसे राजधिराज महाराज कहा जाता है। इसे राजधिराज महाराजा कहा जाता है। इसे राजधिराज राजधिराज महाराज कहा जाता है। इसे राजधिराज महाराजा कहा जाता है। अब राजधिराज महाराजा इसे कहां कहा गया है, ब्रैकेट करके आप वो लिख लेना। सेरा, ये रहा आपका एक ताम्रपत्र है, सेरा खटकोड, उसमें इसे जो है आपका राजधिराज महाराज कहा गया है। तो आप लिख लेना ब्रैकेट में ताम्रपत्र, ताम्रपत्र शेरा खटकोट। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे अब आप इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप, इसके समय की महत्वपूर्ण घटना, इसके समय की महत्वपूर्ण घटना, इसके समय की महत्वपूर्ण घटना, इसकी मुलाकात दिल्ली सुल्तान, इसकी मुलाकात दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से थी। इसकी मुलाकात फिरोज शाह तुगलक से हुई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप, यह चंद वंश का, यह चंद वंश का, यह चंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था।
यह चंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि, ज्ञानचंद को, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इंपॉर्टेंट करके लिखना इसे, ऐसे करके ऊपर पॉइंट पे लिख देना इंपॉर्टेंट, फिर लिखना ज्ञानचंद को, ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप, यह गरुणेश्वर भगवान विष्णु का उपासक था। यह गरुणेश्वर भगवान विष्णु का उपासक था। यह गरुणेश्वर भगवान विष्णु का उपासक था। यह पॉइंट आप लिखना चाहते हैं तो लिख ले। इसने सबसे लंबे काल तक शासन किया, 45 ईयर ब्रैकेट में कर लेना, या आप यहां लिख ले कि इसने 45 साल तक शासन किया। ठीक है जी, लिखना चाहो लिख लो, बाकी आप इग्नोर भी कर सकते हो इसे, याद रखना। लेकिन इसने सबसे लंबे समय तक जो है चंद वंश में सबसे लंबा शासन काल जो किसी का रहा वो इसी का था। ठीक है जी, अब तक के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप इसमें, अब फिरोज शाह ने इसे, फिरोज शाह ने इसे तराई का क्षेत्र दिया था। फिरोज शाह ने इसे तराई का क्षेत्र दिया था। तराई का क्षेत्र दिया था, इसे भी हम समझेंगे कि तराई का क्षेत्र कौन सा था। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप अभी, तराई क्षेत्र पर, तराई क्षेत्र पर, तराई क्षेत्र पर, तराई क्षेत्र पर कटेहारियों, कटेहारियों, तराई क्षेत्र पर कटेहारियों का शासन था। तराई क्षेत्र पर कटेहारियों का शासन था, जो फिरोज शाह के अधीन कार्य करते थे, जो फिरोज शाह के अधीन कार्य करते थे। तराई क्षेत्र पर कटेहारियों का शासन था, जो फिरोज शाह के अधीन कार्य करते थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा आप, इसके समय चंपावत के राज दरबार में, इसके समय, इसके समय चंपावत के राज दरबार में सेनापति के पद पर, इसके समय चंपावत के राज दरबार में सेनापति के पद पर कौन था, जो मैंने आपको लिखवाया था, बताया था, समझाया था, नीलू कठायत, जो इसका सेनापति था। ठीक है जी, बख्शी भी कहा जाता है, कहीं कहीं सेनापति को जो है वो बख्शी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके समय चंपावत के राज दरबार में सेनापति के पद पर नीलू कठायत था। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप, गरुड़ ज्ञानचंद ने, गरुड़ ज्ञानचंद ने, गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को, गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को क्या की उपाधि दी थी, मैंने आपको बताया था कुम्या खिल्लत, ब्रैकेट में यहां पे लिख लेना, एक तरह की ये पोशाक होती थी। ठीक है जी, गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को कुम्या खिल्लत की उपाधि दी थी, कुम्या खिल्लत की उपाधि दी थी। ठीक है जी, अब आप नेक्स्ट लिखे इसमें, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा आपका वो लिखे आप, गरुड़ ज्ञानचंद के बाद, गरुड़ ज्ञानचंद के बाद उसका पुत्र, उसका पुत्र हरिचंद शासक बना। गरुड़ ज्ञानचंद के बाद कौन शासक बना, हरिचंद। ठीक है जी, गरुड़ ज्ञानचंद के बाद उसका पुत्र, उसका पुत्र हरिचंद शासक बना। कुछ समय के बाद वह मारा गया, कुछ समय के बाद वह मारा गया। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, चंपावत, चंपावत में ज्ञानचंद का, चंपावत में ज्ञानचंद का 1384 ईस्वी में,
1384 ईस्वी में, 1384 ईस्वी में चंपावत में ज्ञानचंद का 1384 ईस्वी में एक ताम्रपत्र खोजा गया है। एक ताम्रपत्र खोजा गया है। एक ताम्रपत्र खोजा गया है। ठीक है जी। कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि 1384 में किस शासक का एक ताम्रपत्र खोजा गया था, तो किसका खोजा गया था? आपका गरुड़ ज्ञानचंद का। ठीक है जी। फिर इसी में लिखे, इसी पॉइंट में, जिसमें ज्ञानचंद को त्रिलोकचंद कहा गया है। जिसमें ज्ञानचंद को त्रिलोकचंद कहा गया है। ठीक है जी। चंपावत के अंदर, मैं बताऊंगा आपको, चंपावत के अंदर 1384 में ज्ञानचंद का एक अभिलेख खोजा गया। ठीक है जी। ताम्रपत्र खोजा गया। ठीक है जी। कितने में? 1384 ईस्वी में, जिसमें ज्ञानचंद को है आपका वो क्या कहा गया है? त्रिलोकचंद कहा गया है। सिंपल सी बात है कि चंपावत से एक ताम्रपत्र खोजा गया 1384 में, जिसमें ज्ञानचंद को त्रिलोकचंद कहा गया है। इतनी सी बात है, समझ लो। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखे, जो मैंने आपको बताया था कि नीलू कठायत के जो है दोनों पुत्रों की जो है वो आंखें निकाल दी थी, उनके बारे में देखते हैं। लिखे किसने निकाली थी वो भी देखते हैं हम। लिखे आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट, जस्सा। लिखे जस्सा कमलेखी। जस्सा कमलेखी। जस्सा कमलेखी ने नीलू कठायत के दोनों पुत्रों की आंखें निकलवा दी थी। जस्सा कमलेखी ने नीलू कठायत के दोनों पुत्रों की आंख निकलवा दी थी। दोनों पुत्रों की आंख निकलवा दी थी। ठीक है जी। अब आप सोच रहे होंगे कि उसने इसकी आंखें, इनकी जो पुत्रों की आंखें इसकी क्यों निकलवाई थी? तो मैं आपको बताऊं, इतिहास में कहीं कहीं आया है कि जो आपका नीलू कठायत था वो अपने पुत्रों को है वो राज्य संभालने देता था। मतलब कि वो उन्हें राजा बनाना चाहता था, किसी तरह से चंद्रवंश को समाप्त करना चाहता था। किसी किसी किताब में मिलता है। तो मैं आपको बताऊं, तो जस्सा कमलेखी जो था, किसी के कहने पर, किसी के क्या, ज्ञानचंद के कहने पर क्या किया उसने? नीलू कठायत के जो है दोनों पुत्रों की आंखें निकलवा दी थी। अब आंखें क्यों निकलवाई, उन्हें जान से क्यों नहीं मारा? तो मैं आपको बताऊं, मध्यकाल में एक वो था, एक नीति थी, परंपरा थी कि अंधा राजा, जो भी अंधा होगा वो कभी राजा नहीं बन सकता। अंधा व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। ठीक है जी। तो इसलिए क्या करते थे, जो राजा के अपोजिट होते थे मध्यकाल में, वो क्या करते थे, उसके जो उनके जो उत्तराधिकारी होते थे उन्हें जो है या तो वो उनकी आंखें निकलवा देते थे या उन्हें अंधा कर देते थे। ठीक है जी। कभी कभी वो राजा को कर देते, क्योंकि नीति ये थी कि मध्यकाल में ये नीति थी कि कोई भी अंधा व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। ठीक है जी। तो इस डर से ज्ञानचंद ने क्या किया था, जस्सा कमलेखी को कहा कि नीलू कठायत के दोनों पुत्रों की आंखें निकलवा दो। तो जब उनकी आंखें निकलवा दी थी राजा ने या जस्सा कमलेखी ने, तो अब वे जो है राजा बनने लायक नहीं रहे। ठीक है जी। तो ये जो है राजा का पद उनसे छिन गया था। देखा जाए तो पूरी तरह से वो अब राजा नहीं बन सकते थे, क्योंकि अंधा व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। उस टाइम की जो बात थी। ठीक है जी। और फिर नीलू कठायत ने क्या किया था, वो आपका जस्सा कमलेखी को इसकी मृत्यु कर दी थी गुस्से में आके। ठीक है जी। नीलू कठायत की ने क्या किया, जब उसे पता लगा कि इसने मेरे दोनों पुत्रों की आंखें निकलवा दी, तो उसने गुस्से में आकर जस्सा कमलेखी को मार दिया था। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, फिर बाद में गरुड़ ज्ञानचंद ने क्या किया, अब उसका एक ही रह गया अपोजिट, जो उसका दुश्मन बना। कौन रह गया था? पहले जस्सा के कहने पर, जस्सा को कहकर उसने नीलू कठायत के दोनों पुत्रों को हटवा दिया राज्य से। फिर बचा कौन? जस्सा बचा, और बचा आपका नीलू कठायत। नीलू कठायत को जब ये पता लगा कि इसने मेरे पुत्रों की आंखें निकाल दी, तो उसने जस्सा कमलेखी को मार दिया। अब गरुड़ ज्ञानचंद के पास कौन बचा? एकमात्र जो उसकी गद्दी की तरफ नजर रख रहा था, वो बचा आपका केवल नीलू कठायत। तो राजा को मारना, राजा के लिए आसान क्या हुआ? अब एक आदमी को मारना। भाई मैं आपको बताऊं, 3 आदमी हो रहे थे। ठीक है जी। कौन कौन? एक तो नीलू कठायत, नीलू था। दूसरा उसके दोनों पुत्र थे,
ठीक है जी। और तीसरा जस्सा, जस्सा था या नहीं था, मान के चलते हैं कि जस्सा की भी गद्दी पर नजर थी। तो गरुड़ ने क्या किया, गरुड़ ज्ञानचंद ने जस्सा को जो है वो जॉब दी। उसने क्या कहा कि नीलू कठायत के दोनों पुत्रों की आंखें निकाल दो। अब देखा जाए, अगर गरुड़ ज्ञानचंद्र अगर इन्हें तीनों को हटाता तो ये तीनों आपस में मिलकर क्या करते, एक गठ बना लेते। तो राजा को इन तीनों को मारने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता, बहुत ज्यादा सेना लगानी पड़ती। लेकिन राजा ने क्या दिमाग लगाया, उसने जस्सा कमलेकी को जो है जॉब पर लगाया कि नीलू कठायत के दोनों पुत्रों की आंखें निकाल दो। अब ये तो हट गए पद से, दोनों पुत्र उसके हट गए। अब कौन बचा, अब बचा आपके राजा के सामने दो आदमी, एक तो बचा ये और एक बचा जस्सा। अब जब नीलू को पता लगा कि इसने मेरे बेटों की जो है जस्सा ने आंख निकाल दी, तो जस्सा नीलू कठायत ने क्या किया, जाके जस्सा को भी मार दिया। अब राजा के सामने कौन बचा, केवल नीलू बचा। अब राजा को एक आदमी के मारने के लिए कहीं तरह थोड़ा तामझाम करना पड़ता नहीं ना। तो गरुड़ ने क्या किया, उठा के नीलू की भी हत्या कर दिया, हत्या करवा दी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप इसमें, यहां तक आपने समझ लिया, लिख लिया ना आपने। जस्सा कमलेखी ने, मैं दोबारा बोल देता हूं, जस्सा कमलेखी ने नीलू कठायत के दोनों पुत्रों की आंखें निकलवा दी थी। ठीक है जी। फिर लिखे, इसी में लिखे, नीलू ने जस्सा की मृत्यु कर दी, गुस्से में आके उसने मार दिया। नीलू ने जस्सा की मृत्यु कर दी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे अब आप, ज्ञानचंद ने अपने सेनापति, ज्ञानचंद ने अपने सेनापति नीलू कठायत की हत्या कर दी, नीलू कठायत की हत्या कर दी। ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है जी। ज्ञानचंद ने अपने सेनापति नीलू कठायत की हत्या कर दी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप इसमें, किम्बाड़ी वे मादली, किम्बाड़ी वे मादली, किम्बाड़ी वे मादली ताम्रपत्र चंपावत, किम्बाड़ी वे मादली ताम्रपत्र चंपावत से मिला है, जो ज्ञानचंद का है, जो ज्ञानचंद का है। ये जो दोनों ताम्रपत्र है आपके, वो कहां से मिले हैं, चंपावत से मिले हैं आपके। ठीक है जी, चंपावत से मिले हैं और है किसके, ज्ञानचंद के। ठीक है जी। अब देखे, किम्बाड़ी और मादली जो ताम्रपत्र है वो चंपावत से मिले हैं और किसके हैं, ज्ञानचंद के हैं, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप, गोबांसा ताम्रपत्र, गोबांसा ताम्रपत्र, गोबांसा ताम्रपत्र चंपावत, गोबांसा ताम्रपत्र चंपावत 1418 में ज्ञानचंद का है। ब्रैकेट में कर लेना, 1418 में से खोजा गया, लिखा गया है, खोजा गया। गोबांसा ताम्रपत्र चंपावत में 1418 में ज्ञानचंद का है। ठीक है जी। किसका है, ज्ञानचंद का है, ज्ञानचंद का है। तो ये हो जाता है हमारे लिए, यहां पर ये राजा आपका पूरी तरह से पूरा हो जाता है ये। अब इसके बाद जो राजा आएगा आपका, वो होगा आपका, इसके बाद जो राजा आपका हुआ, दो हरिचंद था इसके बाद, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी। अब इसके बाद जो राजा राज्यभार संभालेगा आपका, वो होगा आपका बाद, वो था आपका उद्यानचंद। ठीक है जी। कौन था आपका, उद्यानचंद। और ये आपका 1420 से 1421, एक साल ही बेचारा शासन कर पाया, लेकिन एक साल में इसने कुछ तो किया होगा जो हम इसे पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसके बारे में देखेंगे हम। ये जो था आपका हरिचंद के बाद ये गद्दी पर बैठा था, ज्ञानचंद 30वां था और ये आपका 31वां राजा हुआ था। ठीक है जी। तो इसके बारे में पहला पॉइंट बना के लिखे आप, इसने
इसने बागेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। इसने बागेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। इसने बागेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। कहां कराया था? चंपावत में। यहां मैं आपको बता दूं, उद्धव चंद को जब पता चला था कि हमारे दादा ने जो है ऐसा किया था कि जो उनके सेनापति थे उनके बेटों की आंखें निकलवा दी थी और बाद में जो है उस सेनापति को भी उसने मार दिया था, जब उद्धव चंद को ये पता लगा कि हमारे दादा ने ऐसे कर्म कांड किए हुए हैं, तो उन्हें अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। बहुत अपने आप पर बोझ महसूस किया उन्होंने इस चीज का कि ये क्या अधर्म कर दिया हमने, हमारे पूर्वजों ने, हमें इसे सुधारना चाहिए। तो उन्होंने उस दुख से ऊपर उठकर जो है एक मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे आपका बागेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बागेश्वर मंदिर कहा जाता है, और ये आपका चंपावत में स्थित है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। जो भी आपका डाउट हो या जो भी आपको पूछना हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहां पे लिखा इसने बागेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। कहां कराया था? आपका चंपावत में कराया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप नोट करके लिखेंगे आप। उसमें लिखे आप, एक अन्य मान्यता के अनुसार, एक अन्य मान्यता के अनुसार, एक अन्य मान्यता के अनुसार बालेश्वर मंदिर का निर्माण, बालेश्वर मंदिर का निर्माण या बागेश्वर मंदिर का निर्माण 1272 ईस्वी में हुआ था। 1272 ईस्वी में हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि 1272 ईस्वी में कैसे हो गया और उद्धव चंद ने कैसे करा दिया 1272 ईस्वी में, जबकि गद्दी पर ये बैठा 1420 में और 1 साल रहा। तो एक अन्य इतिहासकार की ये राय है, हम इस पर तर्क वितर्क नहीं करेंगे, इसीलिए हमने नोट करके ये आपको लिखवाया है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप, मंदिर निर्माण में, मंदिर निर्माण में कुंज शर्मा तिवारी, मंदिर निर्माण में कुंज शर्मा तिवारी, मंदिर निर्माण में कुंज शर्मा तिवारी। नेक्स्ट पॉइंट, कुंज शर्मा तिवारी, श्री चंद तिवारी, श्री चंद तिवारी ब्राह्मण ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। ब्राह्मण ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। जो आपका ये मंदिर बन रहा था, इसमें जो आपका श्री चंद तिवारी ने और कुंज शर्मा तिवारी ने है जो इसे बनने में है, जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दोनों ब्राह्मण थे। ठीक है जी, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये गुजरात से आए थे, इसी में लिखे, ये गुजरात से आए थे, गुजराती थे, ये गुजरात से आए थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा, उद्यान चंद के बाद, उद्यान चंद के बाद उसके बाद उद्यान चंद के बाद आत्मचंद द्वितीय, आत्मचंद द्वितीय एवं हरिचंद द्वितीय, आत्मचंद द्वितीय, ऐसे लिखे आप, आत्मचंद सेकंड, हरिचंद सेकंड। ठीक है जी, उद्यान चंद के बाद आत्मचंद सेकंड एवं हरिचंद सेकंड राजा बने, राजा बने। नेक्स्ट लिखे आप, हरिचंद की मृत्यु के बाद, हरिचंद की मृत्यु के बाद हरिचंद सेकंड, ठीक है जी, मृत्यु के बाद विक्रमचंद शासक बना। हरिचंद की मृत्यु के बाद विक्रमचंद शासक बना। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप, कीर्ति स्तंभ पर, कीर्ति स्तंभ पर, कीर्ति स्तंभ पर लिखे शिलालेख के आधार पर, कीर्ति स्तंभ पर लिखे शिलालेख के आधार पर बालेश्वर मंदिर का निर्माण, बालेश्वर मंदिर का निर्माण 1371 में हुआ था। कीर्ति स्तंभ पर लिखे शिलालेख के अनुसार बालेश्वर मंदिर का निर्माण, बालेश्वर मंदिर का निर्माण
1371 ईस्वी में हुआ था। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे अब आप इसमें 1796 में 1796 में गोरखा सूबेदार 1796 में गोरखा सूबेदार महावीर सिंह थापा ने गोरखा जो सूबेदार था महावीर सिंह थापा बड़ा ही खतरनाक रहा। इसके बारे में हम जब आपका गोरखा शासन शुरू होगा तभी अच्छी तरह से इसका अध्ययन करेंगे। अभी आप यहां पर सिर्फ ये पॉइंट लिखे कि 1796 में गोरखा सूबेदार महावीर सिंह थापा ने बालेश्वर मंदिर का निर्माण की। बालेश्वर मंदिर के निर्माण की 1796 में गोरखा सूबेदार महावीर सिंह थापा ने बालेश्वर मंदिर की अंतिम मरम्मत करवाई थी। ठीक है जी। अब आप लिखे एक हेडिंग बनाया आप और उसमें लिखे आप यहां पर बालेश्वर मंदिर में निम्न राजाओं के अभिलेख मिलते हैं। बालेश्वर मंदिर में निम्न राजाओं के अभिलेख मिलते हैं। निम्न राजाओं के अभिलेख मिलते हैं। तो अब देखते हैं हमें निम्न राजा कौन कौन से हैं आपके। तो आप पहला लिखे देशट देव ऐसे करके लिखेंगे फिर आप। ठीक है जी। ऐसे ही लिखना है आपको जैसे बोर्ड पे लिखा जा रहा है। देशट देव 10वीं सदी का था ये। ठीक है जी। 10वीं सदी देशट देव। दूसरा लिखे आप कराचल देव। दूसरा राजा आपका हुआ कराचल देव। इसका समय कब था? इसका समय था आपका 1223 ईस्वी में। 1223 ईस्वी में। ठीक है जी। 1223 ईस्वी में। फिर आपका ज्ञानचंद इसका होगा आपका 1410 ईस्वी। ठीक है जी। आखिरी लिखे आप उद्यान चंद। इनका समय लिखिए आप 1423। अब सोच रहे हैं आप कि किस तक इसका शासन रहा, लेकिन अभिलेख तो मिल सकता है ना लाला। अभी उसने भाई खुदवाया होगा 1 साल के अंदर, बाद में मिला होगा वो, ऐसा हो सकता है। ठीक है जी। तो बालेश्वर का जो मंदिर है उसमें निम्न राजाओं के अभिलेख मिलते हैं। किस किस राजा के मिलते हैं? देशट देव का जो 10वीं सदी के ठहरे राजा, कराचल देव थे जो 1223 ईस्वी के राजा ठहरे, ज्ञानचंद थे जो 1410 ईस्वी का था, और आपका उद्यान चंद था जो 1423 ईस्वी का था। अब लास्ट इसके 2 पॉइंट लिख ले आप। चंपावत का बालेश्वर मंदिर। अब आप देख रहे होंगे बालेश्वर मंदिर की जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है इस अकेले राजा के उसमें। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसका अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना। ज्यादा कुछ नहीं है इस राजा में, 1 साल इसने शासन किया, लेकिन कुछ है इसके अंदर जो इतिहास में इसके बारे में इतनी जगह दी गई है। तो आप लिखेंगे कि चंपावत का बालेश्वर मंदिर द्विपुरुष शैली में बना है। द्विपुरुष शैली में बना है। कौन सी शैली में? द्विपुरुष शैली में बना है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है आप लास्ट का पिथौरागढ़ का बालेश्वर मंदिर। पिथौरागढ़ का बालेश्वर मंदिर ये आपका चंपावत का बालेश्वर मंदिर है जो द्विपुरुष शैली में बना हुआ है, और पिथौरागढ़ का जो आपका बालेश्वर मंदिर है आपका
वो नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है जी। इन शैलियों की भी हम अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। जब हमारा जो है आपका इतिहास के बारे में हम बात करेंगे, शैली वगैरह, या हम नाटक वगैरह या नृत्य वगैरह के बारे में जब बात करेंगे तो शैलियां भी हम देखेंगे। ठीक है जी। अभी आप पॉइंट लिखे, पिथौरागढ़ का बालेश्वर मंदिर नागर शैली में बना है। पिथौरागढ़ का बालेश्वर मंदिर नागर शैली में बना है। ठीक है जी। ये राजा यहां तक अब तक आपके पूरे हो जाते हैं। और अब राजा जो आपका शुरू होगा, जैसा कि हमने पढ़ा था उसमें, वो आपका शुरू होगा इसमें। अब नेक्स्ट राजा होगा आपका विक्रमचंद। ठीक है जी। विक्रमचंद के बारे में हम जानेंगे कि विक्रमचंद ने कितना शासन किया। विक्रमचंद जो था आपका, वो 1433 ईस्वी से लेकर 1437 ईस्वी तक इसने शासन किया। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में हम जानेंगे।